स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी एजी 4th सेमेस्टर का क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप के अंतर्गत फॉडर क्रॉप में ओट्स, क्या ओट क्रॉप के बारे में, कि इसका कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉइल, क्लाइमेट, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड हार्वेस्टिंग एंड एल्ड। तो आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो सबसे पहले ओट्स का जो बोटेनिकल नेम है वो होता है एवेना सटाइवा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओट्स का बोटेनिकल नेम एवेना सटाइवा। इसकी ओरिजिन एशियाटिक ओरिजिन मानी जाती है, मतलब एशिया में मानी जाती है। वैसे एशिया माइनर इसके अंतर्गत, एशिया माइनर के अंतर्गत इसकी ओरिजिन मानी गई है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कहाँ इसको उगाया जाता है, तो विश्व में करीबन 27 मिलियन हेक्टेयर में ओट्स की खेती की जाती है, जिसमें से उपज 40 मिलियन टन होता है। आगे बात करें कुछ देश जहां पर सबसे ज्यादा इसे उगाया जाता है, तो सबसे ज्यादा रसिया, यूएसए, कनाडा, पोलैंड, चाइना, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। भारत की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज्यादातर खेती होती है। कुछ जगह पर एमपी, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में भी ओट्स को उगाया जाता है। आगे बात करें इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की, तो सबसे अच्छा कैटल फीड, मतलब जानवरों को खिलाने वाला सबसे अच्छा फीडिंग है। उसके बाद ह्यूमन के लिए इसका ग्रेन भी यूज किया जाता है। ओट्स का मील का कुकी बनाया जाता है, भोजन बनाया जाता है, ह्यूमन यूज में भी आता है ओट का यूज। आगे बात करें इसकी 3 वेराइटीज हैं, मतलब कि 3 कल्टीवेशन टाइप है। 3 प्रकार से 3 खेती की जाती है। एक जो 7 नंबर का हैप्लॉइड है, 14 क्रोमोसोम पाया जाता है। एक 14 हैप्लॉइड है, 28 क्रोमोसोम पाया जाता है। और तीसरा 21 हैप्लॉइड है, 42 क्रोमोसोम पाया जाता है। आगे बात करें, कॉमन ओट को एवेना सटाइवा कहते हैं। यह करीबन 80% टोटल ओट एरिया में फैला हुआ है। फिर एवेना ब्रेविस जो है, यह छोटा होता है ओट से। यह साउदर्न यूरोप, मतलब पश्चिमी दक्षिणी यूरोप की तरफ ग्रीन फॉडर के रूप में यूज किया जाता है। और तीसरा जो है एवेना एब्सिसिया या एब्सिसियन रीजन में उगाया जाता है, जो कि उत्तरी अफ्रीका के आसपास है। आगे बात करें कि जो रेड ओट है, यह मेडिटेरियन रीजन में उगाया जाता है। लाल ओट्स, इसे मेडिटेरियन रीजन में उगाया जाता है। आगे इसके सॉइल के बारे में बात करें, सॉइल और क्लाइमेट, तो यह अनेक प्रकार की मृदाओं में इसे उगाया जा सकता है, लेकिन जहां पर पानी की होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो, जहां पर पानी अच्छे से पाया जाता हो, वहां पर ओट को उगाया जाता है। आगे बात करें ऐसी मृदाएं जहां पर जिसकी नाइट्रोजन कंटेंट बढ़िया हो, वो सॉइल अच्छी नहीं मानी जाती ओट को उगाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर ओट जो है गिर जाता है, इसलिए कम नाइट्रोजन वाली भूमियों में ही ओट को उगाया जाता है। आगे बात करें क्लाइमेट की, तो यह कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट में, ठंडे और आर्द्र जलवायु में इसे अच्छे से उगाया जा सकता है। यह कॉटन बेल्ट में अच्छा उगता है, जहां जहां कॉटन की बुआई होती है। ठंडा मौसम के समय इसकी ग्रेन फिलिंग होती है और उस समय ही इसका उपज ज्यादा अच्छा होता है। कुछ इसकी वेराइटीज के बारे में बात करें, तो वेराइटीज में केंट, अल्जेरियन, बंकर 10, कोचमैन, एचएफओ 114, यूपीओ 50, ये कुछ इसकी वेराइटीज हैं, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद कल्चरल प्रैक्टिस की बात करें, तो सबसे पहले लैंड प्रिपरेशन, जैसे गेहूं की करते हैं उसी तरीके से इसकी भी करते हैं, जमीन की प्रिपरेशन। बुआई के बारे में बात करें, तो इसकी बुआई, इसकी जो मतलब कि बीज होते हैं बहुत हल्के होते हैं, इसलिए इसे बुआई के समय ध्यान देना चाहिए। 25 से 30% सीड जो होते हैं नॉर्मली रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके सीड खराब हो जाते हैं। सीड्स जो होते हैं वह 100 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका सीड रेट माना जाता है। और सबसे अच्छा जो सीजन होता है बुआई के लिए, वो मिड अक्टूबर से मिड नवंबर, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में बुआई होती है। 15 अक्टूबर सबसे अच्छा टाइम है बुआई के लिए, क्योंकि इससे अच्छा प्रोडक्शन फॉडर का होता है। बुआई की तरीका माने तो ड्रिल मेथड से भी कर सकते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो सीड्रिल मेथड से करते हैं वो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। स्पेसिंग की बात करें तो 20 से 23 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग, पंक्ति से पंक्ति की दूरी होनी चाहिए, और 23 से 25 सेंटीमीटर प्लांट से प्लांट की दूरी होनी चाहिए। अब इसके खाद के बारे में बात करें, मैन्यूर और खाद, तो 12.5 टन प्रति हेक्टेयर या FYM देना चाहिए। और एनपीके जो है 80-40-0 के रूप में देना चाहिए, मतलब पोटेशियम की इसमें आवश्यकता नहीं होती, लेकिन 80 नाइट्रोजन और 40 फास्फोरस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए।
और आगे बात करें तो फास्फोरस और आधा नाइट्रोजन जो है स्टार्टिंग में ही दे देना चाहिए। उसके बाद आधा नाइट्रोजन को 2-3 बार करके कटाई के कटाई जितनी बार कटाई हम करेंगे उसके बाद देना चाहिए। आगे बात करें इसके वाटर मैनेजमेंट की, मतलब जल प्रबंध की, तो यह सबसे बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है ओट में। 4 से 5 इरिगेशन इसे अच्छा प्रोडक्शन देती है। अगर इरिगेशन नहीं है तो वो दिक्कत होता है। और कटाई के बाद जितनी बार हम मतलब कि इस फसल को काटते हैं उतनी बार इसे पानी की आवश्यकता तुरंत होती है। क्रिटिकल स्टेज जो है वह टिलरिंग स्टेज है, मतलब जब कल्ले निकल रहे हो तो वो उसकी क्रिटिकल स्टेज है। इस समय पानी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसके वीड मैनेजमेंट की बात करें तो मतलब खरपतवार नियंत्रण, तो एक हैंड वीडिंग सफिशियंट है। एक बार हाथ से निराई कर देने से सारे घास समाप्त हो जाते हैं। आगे बात करें हम इसके हार्वेस्टिंग की, तो इसकी हार्वेस्टिंग 120 से 150 दिन लगता है इसको मैच्योर होने में, और 2 से 3 कटिंग हम लोग इससे ले सकते हैं। उसके बाद फिर छोड़ दिया जाता है इसमें दाने बनने के लिए। क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें किसके बाद बुआई कर सकते हैं, तो सॉर्गम बोने के बाद ओट बो सकते हैं। फिर हम लोग तीसरा उसी साल में मेज की भी ले सकते हैं खेती, या फिर मक्का ओट फिर मक्का हम लोग खेती कर सकते हैं। काउपी के साथ ओट हम लोग बो करके मिक्स क्रॉप में मस्टर्ड और मेज को मिक्स क्रॉप में करके उसके बाद काउपी को बो सकते हैं। आगे बात करें सोरगम, काउपी और लूसन को एक साथ बुआई कर सकता है, मतलब तीनों को एक ऑर्डर में। इसके यील्ड की बात करें तो 50 से 60 टन प्रति हेक्टेयर फॉडर निकलता है और 200 से 400 किलो ग्रेन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से निकलता है। मैक्सिमम ग्रेन यील्ड जो है 3 से 3.5 टन प्रति हेक्टेयर तक देखा गया है। तो स्टूडेंट्स आज इस टॉपिक में इतना ही। आपने पढ़ा ओट्स के बारे में। ओट्स एक चारे वाली फसल है जो कि रबी क्रॉप की फसल है। तो आइए, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।